अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ठीक है जी। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं और एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका इफेक्ट सामने आता है और वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिफाइन ऑर्गेनिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, and it is the branch of chemistry which deals with the study of various chemicals and their effects on the environment। ठीक है। environment के ऊपर बहुत सारे chemicals के effect को environmental chemistry कहते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, इसका एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, तो ये टॉपिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। सिमिलरली एसिड रेन इज एन एनवायरमेंटल इशू caused by various chemicals such as oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxides of carbon, and those acidic oxides along with the rain makes the rain acidic. So it is the branch of chemistry which deals with the chemicals and other pollutants. Now what is pollution or pollutant? Anything that causes distortion in the environment, that causes disturbance in the environmental balance of the chemicals, that is called as the pollutants, that may affect the human life, that may affect the life of other organisms on the planet Earth, or they affect the animals and plant life directly. That chemical is said to be a pollutant, that is called as a pollutant. So branch of chemistry which deals with the chemicals and other pollutants in the environment resulting directly and indirectly from human activities. So it must be noted that these pollutants always come from the human activity. They are not natural things. For example, industrialization is a human activity that basically causes the pollution. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन अलॉन्ग विद द लेक्चर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, दीज आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, इट इज एन एरिया अराउंड द अर्थ, प्लेनेट अर्थ, composed of gases। Okay, so from the earth surface up to the place where the gases are present, ज़मीन की सरफेस से लेके उस ऊंचाई तक, उस बुलंदी तक जहाँ तक गैसेस मौजूद होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है जी। आगे आप देखेंगे कि इसके भी फर्दर डिवीजन्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, आयोनोस्फेयर है। देयर आर सो मेनी डिवीजन्स ऑफ इट जो एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। एटमॉस्फेयर बेसिकली एक गैसियस एनवेलप है अराउंड द अर्थ। ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो अप टू 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन गैसेस फ्यू 100 किलोमीटर पे ही ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो गैसेस जो है इनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, आगे हम देखेंगे। हाइड्रोस्फेयर इज द प्लेस एट द अर्थ सरफेस वेयर द वाटर इज प्रेजेंट। ज़मीन पे हर वो जगह जहाँ पानी मौजूद है वो हाइड्रोस्फेयर है, जहाँ जहाँ पानी मौजूद है वो हाइड्रोस्फेयर है। ठीक है जी। हाइड्रोस्फेयर भी हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, हमारा एक्वाटिक एनवायरनमेंट बनाता है, हमारा मैरीन एनवायरनमेंट बनाता है, हमारा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है जी, हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम बनाता है, बहुत सारी चीज़ें हाइड्रोस्फेयर के अंदर आती हैं। लिथोस्फेयर इज द क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है इसके अंदर जो इनिशियल फ्यू किलोमीटर्स हैं अर्थ के सरफेस के, उनको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। इनके अंदर से मिनरल्स निकलती हैं, इनके अंदर सॉइल मौजूद है जो प्लांट्स के लिए बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। सो दिस इज लिथोस्फेयर। बायोस्फेयर इज एन एरिया अराउंड द अर्थ एवरीवेयर वेयर द लाइफ कैन एग्जिस्ट, वेयर द लाइफ कैन exist, that is called as biosphere। okay, now हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। तो our surrounding
on earth is called atmosphere. Earth is surrounded by an envelope of gases. ये gaseous envelope अर्थ को मुख्तलिफ बनाता है from the other planets, from the other stars, from the other objects of the solar system. मसलन मून है, that is a natural satellite of earth, जमीन के गिर चक्कर लगाता है, लेकिन इसका एनवायरमेंट कोई नहीं है. There are no gases around the surface of the moon. गैसीय एनवेलप नहीं है. उसका नतीजा ये निकलता है कि ड्यूरिंग द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इट इज हीटेड अप. 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है दोपहर को टेम्परेचर चांद की सरफेस का, रात को -60 हो जाता है. गर्म हो तो बहुत गर्म हो जाता है, ठंडा हो तो बहुत ठंडा हो जाता है. अर्थ का ये गैसियस एनवायरनमेंट इसे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होने देता है, और इट आल्सो प्रिवेंट्स द अर्थ टू बी कूल डाउन वेरी रैपिडली. बहुत तेज़ी से इसको ठंडा होने से रोकता है. इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस हैं अर्थ के ऊपर, वो फ्लक्चुएशन क्या रहती हैं, विद इन द लिमिट्स रहती हैं, हद में वो फ्लक्चुएशंस रहती हैं. डन. इसकी थिकनेस अबाउट 1000 किलोमीटर है अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वेरी इंपॉर्टेंट है. N2 78% है, O2 21% है, CO2 0.035% है, और लेस देन 1% इनर्ट गैसेज हैं जिनमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह हैं. दोबारा बता देता हूँ आपको, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ये 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035% है, और इनर्ट गैसेज हैं वो लेस देन 1% है. वाटर वेपर मौजूद हैं क्योंकि वाटर वेपर आर द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, तो क्लाउड्स की शक्ल में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं. ठीक है, वो क्लाउड से प्रेसिपिटेट होकर रेन बनती है. रेन फिर दोबारा से रिवर्स और स्नो की शक्ल में फिर मेल्ट होके तो ओशियंस में पहुंचते हैं. ओशियन से फिर वाटर जो है वो एवापोरेट होता है, अगेन वेदर सिस्टम बनते हैं. ठीक है, और जहाँ जहाँ क्लाउड्स को एयर लेके जाती है, जिस जगह पर एयर प्रेशर कम होता है वहाँ पर दे प्रेसिपिटेट डाउन एंड शॉवर द रेन्स. ठीक है, तो ये मौजूद रहेंगे. वाटर वेपर्स हमेशा हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं. हर वक्त एयर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल होता है, मॉइस्चर लेवल होता है, ये कितने % वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. डन. अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन से हैं. ठीक है, इसको बेसिकली 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, देयर आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक लेयर्स. ये लेयर्स आपको याद होनी चाहिए. नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मेसोस्फेयर, नंबर 4 थर्मोस्फेयर. ठीक है, ये आपके पास देयर शुड बी दीज 4 मेजर डिवीजंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर के पहले 20 किलोमीटर हैं. फर्स्ट 20 किलोमीटर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर आर द ट्रोपोस्फेयर. मेजर गैसेस जितनी भी हैं उनकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर है. जितना जितना आप हवा से बुलंद जाते जाएंगे, अर्थ सरफेस से दूर जाते जाएंगे, बुलंदी पे जाते जाएंगे, हाइट पे जाते जाएंगे, इतना गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, इतना गैसियस प्रेशर कम होता जाएगा, इतना गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी जितना ज़्यादा आप बुलंदी पे जाते जाएंगे. जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो इसीलिए बहुत बुलंदी पे उड़ते हैं, तकरीबन 35,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पे उड़ते हैं जो जेट प्लेन्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पर एयर बहुत थिन होती है, एयर की फ्रिक्शन बहुत कम होती है, टर्बुलेंस बहुत कम होती है. जबकि नीचे 5,000 फुट की बुलंदी पे, 10,000 फुट की बुलंदी पे, ठीक है, यहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा डेंस होती है. और जब एयर डेंस होती है तो एयर करंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी हवा के जो थपेड़े हैं ना, एयर के करंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं,
हवा बहुत तेज़ होती है, झोंके हवा के बहुत तेज़ होते हैं, इस वजह से टर्बुलेंस होती है, ठीक है। फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए टू हैव स्मूथ फ्लाइट एंड इसलिए ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं प्लेन्स। तो फर्स्ट 20 किलोमीटर क्या है? ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट कंटेन्स ऑल दोज गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। उनमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। इनकी मोर देन 95% कंसंट्रेशन इसी लेयर के अंदर है। ये समझ लें मेन गैसियस लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की, सबसे बड़ी लेयर यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैस की कंसंट्रेशन इसी लेयर के अंदर है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट 20 किलोमीटर है, इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब स्मोक क्या है? स्मोक इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर बनता है। लफ्ज़ को गौर से देखें, स्मोक का SM और फॉग का OG, इनको कंबाइन कर दें तो स्मोक बनता है। तो डेफिनेशन भी यही है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड एज स्मोक। फॉग क्या होती है? धुंध, मिस्ट, वाटर वेपर्स होते हैं, और धुआं के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो धुआं जब धुंध से मिक्स होता है, ठीक है, और यानी कि वाटर वेपर से मिक्स अप होता है, तो वो स्मोक बन जाता है। स्मोक दो किस्म के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक है। इसका मौजूद होना बहुत सारी पोल्यूशन इंडिकेटर्स के अंदर एक इंडिकेटर है। देखिए, पोल्यूशन के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे वाटर पोल्यूशन है, इसके अपने पैरामीटर्स हैं। क्या चीज़ पानी में होगी तो आप कहेंगे पानी पॉल्यूटेड है। इसी तरह एटमॉस्फेयर की गैसियस, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मौजूद होगी तो हम कहेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था सॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, वॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉक्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कॉक्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड है N2O5, ये नॉक्स हैं। सॉक्स में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आते हैं SO2 और SO3। कॉक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं CO और CO2। वॉक्स में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है और वो वोलेटाइल होता है, ठीक है। स्मोक, अब रिड्यूसिंग स्मोक क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग स्मोक हर वो स्मोक होता है, प्लीज बी अटेंटिव। रिड्यूसिंग स्मोक वो स्मोक होता है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड कब बनती है? जब सल्फर को बर्न किया जाता है। सल्फर कब बर्न होती है? जब ऐसी चीज को बर्न किया जाए जिसमें सल्फर का कंटेंट होता है, मसलन कोयला, कोल से चलने वाले इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो कोल जब आप जलाएंगे तो कोल नेचुरली कंटेन सल्फर इन इट, तो उससे सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे विच विल कॉज रिड्यूसिंग स्मोक। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सोर्स रिड्यूसिंग स्मोक का वॉल्केनिक इरप्शन है, आतिशफशां पहाड़ का फटना, क्योंकि ज़मीन में कुदरती तौर पर सल्फ़र के ज़खायर मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ वॉल्केनो होते हैं वहाँ पर सल्फ़र होती है। तो सल्फ़र के बर्न होने के नतीजे में सल्फ़र के ऑक्साइड्स हवा में चले जाते हैं। सल्फ़र के ये ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन होते हैं, और अगर ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे पानी के साथ मिलकर, और अगर तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में फ़र्क है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 इज द सल्फ्यूरस एसिड। इट इज केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर। ये जो स्मोक होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है
दूसरे किसी सब्सटेंस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक. फॉर एग्जांपल स्मोक एंड SO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल. आई हैव टोल्ड यू कि कोल के बर्निंग से होता है ये. एंड कैन कंबाइन विद द फॉग टू क्रिएट इंडस्ट्रियल स्मोक. एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कोयला जला रहे हैं. अच्छा, दूर क्यों जाते हैं आप? ईंटों के जो भट्ठे होते हैं, ठीक है जी, जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ कोयला जलाया जाता है, जिनसे ईंटों को पकाया जाता है. तो मैंने आपको बताया कि कोयले की जो पुअर किस्म होती है, घटिया किस्म होती है कोयले की, जो सस्ती होती है, उसको पीट कहते हैं. कोयले की 3 क्वालिटीज़ होती हैं और मोर डिटेल 4 क्वालिटीज़ होती हैं. पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट. ठीक है, एंथ्रासाइट आला तरीन कोयला होता है, हाई क्वालिटी कोल होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और बाकी इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं. पीट के अंदर कार्बन अराउंड 60 to 65% होती है. ठीक है, और इसके अंदर बाकी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये सस्ता होता है. ठीक है, तो उसके अंदर सल्फर भी ज़्यादा होगी. तो जब आप उसे जलाएंगे तो ये ईंटों के भट्ठों के ऊपर आपने देखा होगा कि सर्दियों में ख़ास तौर पे एक जहाँ पर ये भट्ठे वगैरह होते हैं वहाँ पर गैस की एक लेयर बन जाती है. आपको नज़र आता है कि वो एक अलग कलर में नज़र आती है वो लेयर. ठीक है, तो बेसिकली रिड्यूसिंग स्मोक होता है. ठीक है, जो कि फॉग के साथ मिलता है और इंडस्ट्रियल स्मोक बना देता है. ब्रिक्स मेकिंग भी एक इंडस्ट्री है तरह की. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्या होता है? ये फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है. फोटोकेमिकल हर उस चीज़ को कहेंगे जो सनलाइट से रिएक्ट करने के नतीजे में बने या सनलाइट से रिएक्ट करने वाली हो. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल. दैट्स कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल. तो फोटोकेमिकल स्मोक इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक व्हिच कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स. हर वो चीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखती हो उसको ऑक्सीडेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंट. जैसे ओजोन है, इट इज अ येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज which is formed in the presence of water droplets and chemical reactions of pollutants in air. पानी के ड्रॉपलेट्स और जो पॉल्यूटेंट्स हैं हवा के अंदर, उनका आपस में रिएक्शन होता है in the presence of sunlight and that makes a photochemical oxidizing smoke. इसका कलर या येलोइश होगा या ब्राउनिश होगा या ग्रे होगा. हेज एक तरह की लेयर होती है एटमॉस्फेयर ऊपर, एयर के अंदर कुछ ऊपर वो लेयर बनी हुई होती है, नजर आती है कि यार बिल्कुल जो है ना ये हवा की एक लेयर नजर आ रही है. ठीक है, दैट इज द हेज. इट हैज अनप्लेजेंट ऑडर बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस कंपोनेंट्स. इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट होती है. ठीक है, नागवार किस्म की होती है, चुभती है, बिकॉज इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए. कंडीशंस फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक. फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए किन शराइत का होना जरूरी है, कब कौन सी कंडीशन पूरी होगी तो फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा. फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द केमिकल प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. सनलाइट, यानी सनलाइट की मौजूदगी में फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा, क्योंकि सनलाइट में एनर्जी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं. इस एनर्जी की मौजूदगी में पानी से, पानी के वेपर से या फॉग से ये एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्स. आई हैव टोल्ड यू नॉक्स क्या होते हैं. 3 मेजर ऑक्साइड्स को आपने याद रखना है जो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने से बनते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, present in the sunlight. NO, nitric oxide, NO. N2O5, dinitrogen pentoxide, or NO2, nitrogen dioxide. I again repeat, NO, nitric oxide, N2O5, dinitrogen pentoxide, और तीसरी चीज क्या मैंने बताई? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड.
इन सब को कंबाइनली नॉक्स कहते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर कॉल्ड नॉक्स। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वॉक्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं? देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और व्हीकल्स मौजूद हैं, और इन व्हीकल्स के अंदर ज़्यादातर व्हीकल्स ऐसी हैं जिनमें थर्मल कंबस्टन इंजन मौजूद हैं। और थर्मल कंबस्टन इंजन्स के लिए हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल फ्यूल यूज़ करते हैं, गैसोलीन जिसे कहते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। तो ये फ्यूल्स कभी भी कंप्लीटली 100% बर्न नहीं होते, बल्कि इनकी कुछ अनबर्न्ड अमाउंट एटमॉस्फेयर में अलॉन्ग विद द एग्जॉस्ट इनके धुएं के साथ रिलीज होती है। वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? वॉक्स। वो वॉक्स एटमॉस्फेयर में जाके फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। और टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, डेफिनेटली दिन के किसी हिस्से में ये टेम्परेचर सर्दियों में इन अ सनी डे ये 18 डिग्री को क्रॉस करता है। तो उस दौरान ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर लेवल अच्छा हो, ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो और इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स मौजूद हों हवा में, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। इससे बहुत बुरी एलर्जीज और फेफड़ों की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत बुरी बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, विद दिस फोटोकेमिकल स्मोक। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसकी मिसाल आपने फैसलाबाद और लाहौर में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में देखी होगी कि वहाँ फोटोकेमिकल स्मोक किस कदर ज़्यादा पैदा होता है। आपको गैरत की बात बताऊं कि हांगकांग में, चाइना में और जापान में, पर्टिकुलरली टोक्यो में एक दिन गुजारना इतना ज़्यादा फेफड़ों के लिए नुकसान देता है जितना 20 सिगरेट्स इन अ सिगरेट पैकेट कंज्यूम करना नुकसान देता है। इसलिए वो लोग, हम तो आज मास्क के आदी हुए हैं ड्यू टू कोविड-19, वो लोग अरसे से मास्क यूज़ करें। वहाँ मास्क डेली रूटीन का एक हिस्सा है। वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी हैं बिकॉज ऑफ टू मच कमर्शलाइजेशन ऑफ द सिटी। टोक्यो दुनिया का पॉल्यूटेड तरीन शहर है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के हिसाब से। जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है, इसका जो मेजर करने का आला होता है या इसका मेजर करने का जो पैरामीटर होता है या वो मेयार जिसके ऊपर हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कैटर करते हैं, उस मेयार को कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AI। ये आजकल मोबाइल के अंदर ऐप्स में भी मौजूद है, लिखा होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, इसमें एयर क्वालिटी गुड है, एक्सीलेंट है, बैड है, ठीक है। तो आप जितना डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में जाएंगे इतना एयर क्वालिटी बैड होती जाएगी। जितना कमर्शलाइज एरिया में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कमर्शलाइज एरिया में फॉरेस्ट वगैरह, जंगलात वगैरह कम होते हैं जो रेमिडिएट करते हैं इन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स को, इनकी रेमिडी करते हैं, इनका तदारुक करते हैं, इनको कम करते हैं। आगे हम चलेंगे जी। ये एसिड रेन है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। अगर इस मुतालिक आपके सवालात हैं तो ज़रूर उन सवालात का उनको पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात का जवाब दूँ। और बाकी ये कहना तो बिल्कुल फजूल है आपको कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, यार आप ना करें, वो चल रहा है काम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।